और इसके बाद के रास्ते पर वो डटे हुए हैं। भाई पंकज जी को मैं आमंत्रित करता हूँ को आए मिलता है और सब लोग जो ताली जगह स्वागत है। अब भाई रघु ठाकुर जी अपना वक्तव्य आपके सामने प्रस्तुत करें। भाई राजकुमार जी, घनश्याम जी, हम लोग के बीच में बिहार से आए हुए साथी पंकज जी, हम सबके प्रिय मित्र भाई विजय प्रताप जी और इस गोष्ठी के उपस्थित सभी मित्रों दोस्तों भाइयों बहनों, अभी राजकुमार जी ने स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आरंभिक जीवन से लेकर और जीवन के अंतिम समय तक के दर्शन की बातों को काफी अच्छे ढंग से रखा है। राजकुमार जी के भाषण से मुझे भी बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला और मुझे लगा कि शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता है, शिक्षक से शिक्षक रहता है। दरअसल जिस बात से राजकुमार जी ने समाप्त किया वही से उसकी बात शुरू करना चाहूंगा कि डॉक्टर लोहिया कहते थे कि लोग मेरी बात सुनेंगे परंतु मेरे बढ़ने के बाद हालांकि सुनेंगे जरूर। और जब लोहिया इस बात को कहते थे तो लोहिया की बातों में दो निहितार्थ निहित थे। एक निहितार्थ था कि वो समाज के जिस दौर में जिंदा है और जिन लक्ष्यों की चर्चा वो कर रहे हैं समाज के लिए, वो लक्ष्य शायद देश के या दुनिया के लक्ष्य 50-100 साल के बाद चल पाएंगे। तो लोगों की बात तो सुनेंगे परंतु बढ़ने के बाद सुन पाएंगे कि इंसान के जीवन की सीमाएं हैं और विचार का प्रवाह अनंत है। तो इसलिए उनको लगता था कि हमारे जीवन काल में इन बातों पर चर्चा कम हो रही है, बाद में चर्चा ज्यादा हो रही है। और आखिरी जो पंक्ति उनके इस कथन की थी कि लेकिन सुनेंगे जरूर, ये गहरा विश्वास था उनका कि अंततः दुनिया को इन विचारों की ओर जाना होगा, इन विचारों को सुनना और समझना होगा, तो इन विचारों के रास्ते पर को जाना होगा। और आज जब जो दुनिया में घट रहा है विशेषतः पिछले करीब 20-21 सालों से या 25 सालों से, उसको जब हम लोग देखते हैं तो महसूस होता है कि लोहिया ने जो बात सोची थी या जो बात कही थी वो बात निश्चित रूप से बहुत ही सच्ची, बहुत ही सच्चाईपूर्ण बात थी। आज से करीब 22-23 साल पहले रूस बिखर गया और रूस के बिखरने की जो वजह है, रूस के बिखरने के जो कारण है, उन कारणों को हम लोग दो प्रकार से खोज सकते हैं, देख सकते हैं। एक फौरी तौर पर जो चीजें घटनाएं घटती हैं उनको देख सकते हैं। कुछ लोग गार्बाचोव के उन दो मंत्रों की असफलता कह सकते हैं जिनके बारे में काफी चर्चा की हुई थी। कुछ लोग उसे रूस के अन्य कारणों की चर्चा कर सकते हैं। परंतु उस बिखराव के पीछे अगर सही मायने में कोई तार्किक बहस हो सकती है, चर्चा हो सकती है, तो लोहिया की उस बात को लेकर हो सकती है जिस पर लोहिया ने कहा था कि मार्क्सवाद अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता है। भारतीय समाजवाद की चर्चा अभी राजकुमार जी ने शुरू की थी और सबसे पहले पचमढ़ी सम्मेलन में लोहिया ने भारतीय समाजवाद की कल्पना देश के सामने रखी थी। दरअसल लोहिया के विचार प्रवाह के आने के पूर्व एक आम समझ ये थी कि समाजवाद और मार्क्सवाद के विपरीत जैसा है।
और अक्सर लोग एक जुमला बोलते थे, समाचार पत्रों में लिखा छपा जाता था कि साम्यवाद ऋण हिंसा बराबर समाजवाद। साम्यवाद ऋण हिंसा बराबर समाजवाद। यानी 1930-32 के दशक से दुनिया में जो साम्यवाद या मार्क्सवाद की बातें थी, तो भारत में भी जो समाजवादी आंदोलन की शुरुआत है, जिन लोगों की शुरुआत हुई थी, उनमें से अनेक लोग अपने आप को मार्क्सवादी करके मानते थे। इतना जरूर था कि वो अहिंसक रास्ते को स्वीकार करते थे, वर्ग संघर्ष के हिंसक रास्ते को स्वीकार नहीं करते थे। दूसरे काम की चर्चाएं होती थी, आम बातें कही जाती थी कि क्या है समाजवाद, तो समाजवाद साम्यवाद में से हिंसा को निकाल दो, समाजवाद हो जाएगा। जयप्रकाश जी भी आरंभ में मार्क्सवादी और अनेक समाजवादी नेता जितने लोग नाम ले सकते हैं, वो आरंभ में इसी दृष्टिकोण को ही चलते थे। पर लोहिया ने सबसे जो बुनियादी बहस है सवाल को से छेड़ी, उस बहस में लोहिया ने इस बात को उठाया, इस बात की चर्चा शुरू की कि मान लो हम लोग थोड़ी देर को बहस के मान लेके हिंसा के रास्ते पे भी चला जाए। खुद लोहिया लिखते हैं कि मान लो कुछ लाख लोग वर्ग संघर्ष में हिंसक वर्ग में मर जाए, तो क्या दुनिया में समता आ सकती है? तो क्या दुनिया में बराबरी आ सकती है? क्या जिस पूंजीवाद को मिटाने का लक्ष्य मार्क्स ने रखा है, क्या वो लक्ष्य हासिल किया सकता है? और फिर लोहिया ने मार्क्सवाद के ऊपर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हुए कहा कि मार्क्सवाद का सिद्धांत अपने आप में अधूरा सिद्धांत है, जो हिंसा के बाद भी अपने आर्थिक लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकता है। और उसके पीछे जिन कारणों की खोज लोहिया ने की, उसमें से एक बड़ा कारण था अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का राष्ट्रीयकरण। मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की खोज की थी। मार्क्स ने कहा कि जो पूंजीवाद का निर्माण होता है, वो पूंजीवाद का निर्माण पूंजी का संचय मजदूरों के शोषण से होता है। जो मजदूर कमाता है उसको जो वापस जाता है, जो बकाया पूंजीपति के पास बच जाता है, वो अतिरिक्त मूल्य है, सरप्लस वैल्यू है। और अतिरिक्त मूल्य के इकट्ठे होने से पूंजीवाद का उदय होता है, निर्माण होता है। परंतु मार्क्स ने जो दुनिया में सरप्लस वैल्यू का निर्माण हो रहा है, जब संपन्न साम्यवादी देश किसी दूसरे विपन्न देश के लिए अपना सामान बेचता है, उस सामान के बीच में जो मुनाफा होता है, उस अतिरिक्त मूल्य की चर्चा है, अतिरिक्त मूल्य को मार्क्स ने देखा है। तो लोहिया ने कहा कि मार्क्स का जो सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत है, ये सिद्धांत अधूरा है, और इस सिद्धांत के जो परिणाम है उस समय मार्क्स इसकी कल्पना नहीं कर पाए। तो इसी संदर्भ में फिर लोहिया ने बहस के दूसरे मुद्दे को उठाया कि ये क्या वजह है कि मार्क्स कहते हैं कि जहां दुनिया में औद्योगिकरण ज्यादा है, वहां पर क्रांति पहले होगी, परंतु दुनिया में साम्यवादी परिवर्तन जहां जहां हुए वो उन मुल्कों में हुए जहां औद्योगिकरण सबसे कम है। 1949 में चीन में परिवर्तन हुआ, जहां उद्योगीकरण सबसे कम था। 1917 में रूस में परिवर्तन हुआ था, जहां उद्योगीकरण नगण्य था, न के बराबर था, और ये दो ही देश प्रकार से कृषि प्रधान और गरीब थे। तो अगर सर्वहारा क्रांति, मार्क्सवाद का परिवर्तन उन आधारों पर होना था जहां जिनकी कल्पना मार्क्स ने की थी, तो बड़े बड़े उद्योगों वाले जो मुल्क थे, जर्मनी था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, यहाँ पर परिवर्तन होना चाहिए था, पर वहां परिवर्तन नहीं हो पाया। और इसलिए क्योंकि वहां के जो मजदूर थे, वो मजदूर कारखाने के कर्मचारी तो जरूर होते थे, परंतु वो एक प्रकार के संपन्न तबके के हिस्से बन चुके थे। जो रंगीन और गरीब दुनिया, तो इसको तीसरी दुनिया कुछ लोग कह सकते हैं, इस दुनिया के शोषण से दुनिया को सामान्य बेच के जो मुनाफा वो कमाते हैं, कमाया जाता है, तो उसका बड़ा हिस्सा एक तो वहां के मजदूर के पास जाता है,
और आज इन मुल्कों का मजदूर या उद्योगित देशों का मजदूर, वो मजदूर मानस का मजदूर ही रह जाता है, कोई प्रकार का संपन्न का हिस्सा बन जाता है, उस लूट का भागीदार बन जाता है, वो सार्वहारा नहीं रह जाता है। दूसरी बात कि जिस बड़ी उद्योग, बड़ी तकनीक के सवाल को मार्क्स ने स्वीकार किया, क्योंकि मार्क्स ने जो परिवर्तन की प्रक्रिया की कल्पना की थी, उन्होंने सोचा था कि छोटे कारखानों को बड़ा कारखाना खाएगा, तो उसको और बड़ा कारखाना खत्म करेगा, और धीरे धीरे कारखानों का बहुत बड़ा केंद्रीकरण हो जाएगा। तो एक तरफ उद्योगों का केंद्रीकरण, दूसरी तरफ मजदूरों का केंद्रीकरण, एकत्रीकरण, इनमें जो टकराव होगा, इसके चलते कम संख्या के मालिक लोग मारे जाएंगे, बहु संख्या के जो मजदूर लोग हैं वो जीतेंगे, और परिवर्तन होगा। परंतु लोहिया ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि जो बड़े बड़े कारखानों की सभ्यता है, क्या ये सभ्यता कोई साम्यवादी या समाजवादी या समता के देश के लिए उपयोगी हो सकती है? जो बड़े कारखानों की सभ्यता है, जिसके बारे में महात्मा गांधी ने हिंदू स्वराज में इंगित किया, और जब भी आप लोगों ने सबसे पहला जो गीत गाया इसमें हिंदू स्वराज की चर्चा आई, उसमें गांधी ने जिस आर्थिक सभ्यता की चर्चा की, तो वो आर्थिक सभ्यता जो गांधी की आर्थिक सभ्यता थी, वो आर्थिक सभ्यता जो उस अर्थों में लोहिया की आर्थिक सभ्यता थी, और वो आर्थिक सभ्यता जो कुछ अर्थों में पूंजीवाद और मार्क्सवाद का सभ्यता है। अगर बड़े उद्योग, बड़ी तकनीक के सवाल को लेकर हम देखें तो मार्क्स और पूंजीवाद को नजदीक पहुंच जाते हैं। पूंजीवाद को भी विपुल उत्पादन चाहिए, बड़ा बाजार के लिए सामान चाहिए, तो उसे बड़ा कारखाना चाहिए, और बड़े कारखाने के लिए बाजार चाहिए, और बाजार के लिए साम्राज्य चाहिए। तो लोहिया ने इस बात को तभी महसूस कर लिया था और सोचा था कि जिन देशों में ये साम्राज्यवादी परिवर्तन हुए हैं, वहां ये सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बगैर साम्राज्यवाद के आपके लिए बाजार मिलना संभव नहीं। और इससे लोहिया ने इस बात की को देख करके तभी इसकी संभावना को व्यक्त किया। आज जब रूस का टकराव होता है, तो फिर हम लोगों को उस साम्यवादी अर्थव्यवस्था की कमजोरियां, इनके बारे में लोहिया ने चर्चा की थी, आज सामने देखते हैं। और दूसरी घटना जो पिछले दिनों घटी, वो अमेरिका में मंदी का सवाल है। जो अमेरिका दुनिया में एक प्रकार का पूंजीवादी का जनक, पूंजीवाद का पोषक माना जाता रहा है और है, उस अमेरिका में जब मंदी का दौर आया, उस मंदी के दौर के बारे में राय निर्णय हो सकती और है, परंतु जो चर्चा चली, मैं उसी के संदर्भ में बात को शुरू करके कह रहा हूं। उस मंदी के दौर में जिस रास्ते पर अमेरिका की ओर से जाने की घोषणा हुई या जो प्रयास हुए, वो रास्ते को पूंजीवाद के रास्ते से विपरीत रास्ते। जब अमेरिका में मंदी का दौर आता है, तो अमेरिका की सरकार कहती है कि वेतनों को कम करना चाहिए, सुधार को कम करना चाहिए। अमेरिका का राष्ट्रपति वहां के उद्योगपतियों को बोलता है कि मंदी का दौर है, तो फिर आप लोग बड़ी बड़ी तनख्वाह बोनस क्यों देते हैं, आप हवाई जहाज क्यों खरीदते हैं, तो उनका बजट को बंद करना चाहिए। जब मंदी का दौर आता है, तो वहां के निजी क्षेत्र के लोग, जो कल तक बहुत हिम्मत और साहस के साथ प्रचार करते रहे कि उद्योग चलाना या व्यापार करना, उद्योग लगाना सरकार काम नहीं होता है, उद्योग मुक्त छोड़ देना चाहिए। जो पूंजीवाद ये मानता है कि उद्योग की अर्थव्यवस्था अपने आप में ही शुद्ध होना चाहिए, वो सारे उद्योगों ने फिर सरकार का समर्थन मांगना शुरू किया और सरकार से अनुदान लेना शुरू किया। आज की तारीख तक जितने पैकेज अमेरिका में अनुदान के नाम पर दिए जा चुके हैं, अगर उनका हिसाब किताब लगाया जाए तो वो मोटा मोटी तौर पर 60-70 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के पैकेज है। तो फिर जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और पूंजीवादी सभ्यता है, उस पूंजीवादी सभ्यता की विफलता की अंतर्निहित कारण भी सामने है। लोहिया ने जब भारतीय समाजवाद की कल्पना की, तो लोहिया ने भारतीय समाजवाद की कल्पना करते हुए कहा कि भारत का जो समाजवाद हुआ है, भारतीय पद्धति का कोर होगा, और भारतीय पद्धति के साथ साथ इसमें गांधी के भी बीज तत्व रहे। लोहिया ने अपने भारतीय समाजवाद की कल्पना करते हुए लघु इकाई तकनीक की चर्चा की। वो लोहिया कहते थे कि स्मॉल यूनिट टेक्नोलॉजी,
गांधी जी कहते थे कि लघु उद्योग के लिए ग्राम स्वराज, गांधी जी कहते थे कि बहुत छोटी मशीन, और कभी कभी तो कहते थे कोई मशीन नहीं। हालांकि जब वो कोई मशीन नहीं कहते थे तो वो एक बहुत आदर्श समाज की कल्पना करते थे। कोई ऐसा समय दुनिया में जरूर आएगा इस समाज में जिस समय में ग्रामीण की इकाई ग्राम इकाई आत्मनिर्भर हो जाएगी और वो अपने आप में परिपक्व हो जाएगी, अपने आप में संपूर्ण हो जाएगी। जिस प्रकार से देश अपने आप में परिपूर्ण होता है, गांव भी एक प्रकार का उसी प्रकार से। पर लोहिया ने गांधी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कहा कि आज जरूरत है छोटी इकाई तकनीकी एक ऐसी मशीन हो जो मशीन इंसान को रोजगार भी दे, जो मशीन पूंजीवाद को भी न परखने दे, जो मशीन इंसान का शोषण भी न होने दे, और जो मशीन भी हो ताकि इंसान के लिए कहीं अगर मशीन की आवश्यकता है तो वो भी कुछ हो जाए। और इसे लोहिया जब रिक्शे का चर्चा की तो रिक्शे के बारे में बोलते थे, रिक्शे की चर्चा करते हुए एक तरफ तो वो हिंदुस्तान के गरीब आदमी के चेहरे को सामने रखते होते थे, तो कभी कभी आप उसमें कहते थे कि अगर मेरा बस चले तो मैं हिंदुस्तान के इस तरह के झंडे को बदल दूं, मैं इसके स्थान पर एक ऐसा झंडा बनाऊं जिस झंडे में आधा इंसान आधा जानवर हो। क्योंकि कलकत्ता के महानगर जो तुम्हारे का महानगर था, बंबई हिंदुस्तान का बाद का बना हुआ महानगर है, कलकत्ता हिंदुस्तान का पहला महानगर है। और कलकत्ता के महानगर में जब एक आदमी को खींचता था, जानवर के समान दौड़ा के चलता था, तो लिया को इंसान और जानवर आधा इंसान आधा जानवर नजर आता था, तो आपको उसमें तत्व होते थे। और इसलिए वो कहते थे कि इस रिक्शे में अगर एक मशीन लगा दी जाए कि इंसान को रोजगार भी मिल जाए और इंसान को जानवरी श्रम से भी बच जाना पड़े, तो फिर रास्ता निकल सकता है। लोहिया ने जब भारतीय समाजवाद की कल्पना की तो उस समाजवाद की, भारतीय समाजवाद की या उसके आंदोलन की भाषा क्या उस पर लोहिया ने बहुत गहराई से सोचा था। दरअसल जब देश की आजादी के बाद हिंदुस्तान में वामपंथी आंदोलन को कहते चले, वो साम्यवादियों के कुछ समाजवादी मित्रों के भी थे, तो लोगों का भाषा के ऊपर कोई बहुत महत्वपूर्ण ध्यान नहीं था, ये जोर नहीं था। लोगों को तो बेकार का सवाल है, जैसे जाति के सवाल को लोगों ने कहा कि तो बेकार का सवाल है, दुनिया में दो ही जातियां हैं, एक अमीर जाति है, गरीब जाति है। पर लोहिया ने तो सवाल को छेड़ा, इस बहस को छेड़ा कि अगर गरीब और अमीर दो ही जातियां इस देश में है तो फिर दो तीन प्रश्नों को उत्तर बहुत करना है। नंबर एक तो ये कि ये मुल्क इतने लंबे समय तक गुलाम क्यों रहा। आज हिंदुस्तान जैसे इतना बड़ा देश, आजादी के समय की आबादी करीब 36 करोड़ की आजादी, और जिस समय अंग्रेज हिंदुस्तान को छोड़ गए उनकी जो सेना थी, अंग्रेज सेना थी, वो 1.25 लाख के अंदर थी, 1,17,000 के बराबर। इतने बड़े मुल्क को इतने लंबे समय तक कैसे गुलाम रखा जाए। 1857 से लेकर 1947 के 90 साल के बीच में केवल 1,14,000 फौज को बढ़ा करके अंग्रेज ने हिंदुस्तान को गुलाम कैसे रखा। इसके पीछे इस मुल्क की जाति प्रथा थी, जिस जाति प्रथा ने इस देश की रक्षा का काम केवल सीमित रूप से सौंप दिया था और बकाया साजिश दर्शक बन गया था, समाज का बड़ा हिस्सा तंबू बन गया था। लोहिया जब आरक्षण की चर्चा करते थे तो लोहिया का आरक्षण हिंदुस्तान के उन करोड़ों लोगों को रंगमंच पर लाने का प्रयास था जिनको हजारों साल की सभ्यता में अवसर प्राप्त नहीं हो पाया था। लोहिया जब आरक्षण की चर्चा करते थे तो लोहिया का प्रयास है, लोहिया का उद्देश्य उस जन समाज को हलचल में लाने का था, जो जन समाज जाति व्यवस्था के चलते तंबू बन गई थी। सैकड़ों साल पहले से एक नारा, एक गाना, एक गीत देश में चलता रहता था, को हो हमें कहानी चीरी छोड़ना होगा। तो जब हमें से बदलनी हुई है, हमको कोई परिवर्तन नहीं होना है, हम जैसे है वैसे बढ़ना है। वो अगर कुछ बनना भी है, कुछ बदलना भी, तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो कोई और शक्ति के हाथ में है। जब इन धारणाओं को लेकर लोग बढ़ जाते थे तो समाज में जड़ता व्याप्त थी। उस हजारों साल की जड़ता को तोड़ने के लिए लोहिया ने इस आरक्षण के हथियार का प्रयोग किया था, इसका इस्तेमाल किया था। लोहिया इस सिद्धांत के माध्यम से एक और नया प्रयोग कर रहे थे। हमारे मुल्क तो जातियों बटा हुआ था, पर लोग वर्ग संघर्ष की चर्चा करते थे। लोहिया भी अहिंसक वर्ग संघर्ष को विश्वास करते थे, पर वर्ग संघर्ष तो तभी होगा जब वर्ग होंगे, जब वर्ग नहीं होगा तो संघर्ष कैसे होगा। तो हिंदुस्तान का समाज तो जातियों में बटा हुआ समाज था। तो लोहिया चाहते थे कि इन माध्यम से ये जो कमजोर लोग हैं, इन सारे कमजोर लोगों को इकट्ठा करके, इन सारे लोगों के ऐतिहासिक संदर्भों को समझ के इनको इकट्ठा करके एक सर्वहारा वर्ग का एकत्रीकरण हो, ताकि बदलाव हो पाए, अहिंसक वर्ग संघर्ष हो पाए। तो लोहिया ने जिस आंदोलन की जब चर्चा की, समाजवादी आंदोलन के मुद्दों की जब चर्चा की,
तो भाषा के सवाल को महत्वपूर्ण सवाल है। तो लोहिया ने कहा कि इस मुल्क में भाषा भी शोषण का सबसे बड़ा माध्यम है। लोहिया अंग्रेजी हटाना चाहते थे और हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर कोई थीसिस, कोई शोध पत्र अगर हिंदी में स्वीकार हुआ तो लोहिया के प्रयास से हुआ इसी दिल्ली से। और मित्र का तो नाम हम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि कई तरह भ्रम हो सकते हैं, परंतु दिल्ली के एक हमारे साथी हमारे पुराने मित्र ने दिल्ली में लोहिया की प्रेरणा से हिंदी में शोध पत्र पहले लिखा था। दिल्ली विश्वविद्यालय में, जवाहरलाल विश्वविद्यालय में जो भी शोध पत्र होते थे और हिंदुस्तान में जितने भी विश्वविद्यालय में शोध पत्र होते थे वो शोध पत्र अंग्रेजी में होते थे। तो लोहिया ने अंग्रेजी तो हिंदी में लिखो, और जब हिंदी में लिखने के बाद उनके शोध पत्र को स्वीकार करने से इनकार किया गया तो फिर लोहिया ने इस सवाल को तमाम मंचों पर उठाए के इस बात की चर्चा की और अंततः देश की व्यवस्था को थोड़ा सा टुकड़ा पा और हिंदी के शोध पत्रों को स्वीकार किया। हिंदुस्तान की न्यायपालिकाओं में यद्यपि अभी तक अंग्रेजी भाषा है, सर्वोच्च न्यायालय की भाषा मान्य भाषा अंग्रेजी, और कभी कभी सर्वोच्च न्यायालय हिंदी की कोई दरखास्त को स्वीकार करता है तो बहुत एहसान के साथ स्वीकार करता है। ऐसा बोलते हैं कि साथ नहीं हम आपके ऊपर बड़ी कृपा करेंगे और हिंदी को स्वीकार करेंगे। अब भारत जैसे देश में अगर हिंदी को या की जो देसी भाषाएं हैं, मराठी हो, तमिल, तेलुगु हो, उर्दू भाषाओं को स्वीकार करने में या इनके आवेदन को स्वीकार करने में सर्वोच्च न्यायालय के लिए एहसानदारी बताना पड़े तो इसे हो सकती है। तो लोहिया ने कहा समाजवादी आंदोलन दुनिया की कोई भी क्रांति, वो क्रांति अपनी भाषा में हो सकती है, विदेशी भाषा में या गुलामी की भाषा में नहीं हो सकती। आज देश में अंग्रेजी संपन्नता का पर्याय है, आज देश में अंग्रेजी बड़े लोगों का पर्याय है, आज देश में अंग्रेजी ताकत और सत्ता का पर्याय है। तो लोहिया ने कहा ये मुल्क न केवल अमीर और गरीब में बटा हुआ है, ये मुल्क न केवल सत्ताधारी और सत्ताधारी बटा हुआ है, मुल्क सत्ताधारियों के प्रतीक और पर्यायों में और गैर सत्ताधारी को प्रतीक पर्याय बना हुआ है। तो यह कहा कि जो सत्ता पक्ष है उस सत्ता पक्ष की भाषा अंग्रेजी है, उसकी भूषा शेरवानी या टाई पेंट है, उसके जो भवन है वो विशाल काय बड़े बड़े प्रकार के महल है। जो हिंदुस्तान है, आम हिंदुस्तान है, जो गरीब का हिंदुस्तान है, जो बहुसंख्यक का हिंदुस्तान है, उसकी भाषा कोई न कोई राष्ट्रीय भाषा है, उसकी वेशभूषा धोती से लेकर कपड़े हैं, उसके भवन, उसके भवन एक प्रकार के गरीब के मकान है। तो लोहिया का भाषा उनका बहुत के साथ भी बटा हुआ है। तो भाषा को इस समाजवादी आंदोलन का एक अहम हिस्सा लोहिया ने माना और लोहिया ने भाषा के सवाल को तेजी के साथ छिड़ा था। हालांकि लोहिया जब भाषा का सवाल की चर्चा करते थे तो उनकी भाषा का मतलब हिंदुस्तानी था। हिंदी और हिंदुस्तानी में कुछ फर्क है। कुछ लोग हिंदी के नाम पर शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग हिंदी के नाम पर ऐसी ही शुद्धता का प्रयास करते हैं, चर्चा करते हैं। इस प्रकार की कुछ लोग रक्त की शुद्धता का प्रयास करते हैं, बोलते नहीं कुछ लोग का रक्त तो शुद्ध है और कुछ लोग का रक्त अशुद्ध है। हालांकि विज्ञान तो मान रहा है कि रक्त सब बराबर है और रक्त में कुल 40 प्रकार के ग्रुप हैं जिनको कहा जाता है, इसके अलावा कोई नहीं है। परंतु ये जो नस्लीय भेदभाव के सोच के लोग हैं, जाति भेदभाव के लोग के सोच है, वो रक्त की शुद्धता के सवाल की चर्चा करते रहे हैं। कुछ प्रकार से रक्त की शुद्धता की चर्चा करते रहे हैं, उसी प्रकार से भाषा की शुद्धता के सवाल की लोग चर्चा करते रहे। लोहिया के लिए भाषा संवाद का माध्यम था। लोहिया भाषा का मतलब जनता का जनता सरकार संवाद के माध्यम के रूप में देखते थे और लोहिया भाषा की चर्चा करते थे, अंग्रेजी को हटाने की बात करते थे। तो लोहिया इस बात के प्रति भी सावधान थे कि इस मुल्क में जो विभिन्न भाषाएं हैं, उन भाषाओं को भी अपने अपने क्षेत्रों में अपने ढंग से परखने का रहने का अधिकार है। तो लोहिया कहते थे कि जो हिंदुस्तान की दूसरी भाषाएं हैं वो सारी बहन है, आपस में बहन है, तो राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदुस्तानी रहे, जो देश को जोड़ने का काम करे। अंग्रेजी के स्थान पर तो हिंदुस्तानी रहे, परंतु राज्यों के भीतर क्षेत्रों के भीतर की भाषाएं हैं, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, मलयाली हो, गुजराती जो भाषाएं हैं वो भाषाएं चलती रहे। और इसी लोहिया शुद्धता के सवाल को नकार के सोचते थे कि भाषा का मतलब कोई संस्कृत दृष्टि हिंदी नहीं। एक जमाने में एक हमारे देश के बड़े विद्वान हिंदी के कहलाते हैं रघुवंश जी, उन्होंने हिंदी का शब्दकोश तैयार किया था, अंग्रेजी का शब्दकोश। उन शब्दकोश को उन्होंने जो अनुवाद किए थे, जो अर्थ दिए थे, वो अर्थ बड़े जटिल थे। जैसे कि हम लोग कहते थे शब्द सिगरेट, तो देश के किसी भी हिंदी भाषी इलाके में चले जाइए, तमिल भाषी इलाके में जाइए और इलाकों में जाइए, गाँव का भी आदमी समझता है सिगरेट का मतलब क्या है।
कभी कभी सिग्नल को नहीं बोल पाता है तो सिग्नल को सिग्नल बोल देता है कि सिग्नल डाउन हो गया है, तो सिग्नल बोलता है। और रघुवंश जी ने उसका जो अनुवाद दिया है, इसके लिए जो उसने हिंदी किया, उसमें लिखा कि गमनागमन सूचक लोह पट्टिका। अब इस शब्द के साथ में देश में रघुवंशी तो समाजवादी थे, रघुवीर थे, रघुवीर जी कहते हैं। तो उन्होंने जो इसका अर्थ दिया वो अर्थ दिया गमनागमन सूचक लोह पट्टिका। अब इस शब्द को लेकर के कोई भारतीय भाषा या राष्ट्रीय भाषा की कल्पना हो सकती है, और इसी प्रकार से रेल की पटरियों के लिए उन्होंने कहा कि लोह पथ जानो। तो ये जो शब्द थे वो शब्द इस प्रकार के इस प्रकार के शब्दों की रचना की गई थी कि जो देश के आम आदमी के लिए अंग्रेजी से कठिन थे। तो लोहिया की भाषा, लोहिया का भाषा संवाद का बंधन थी, लोहिया की भाषा देश को जोड़ने का बंधन थी, लोहिया की भाषा नीति का उद्देश्य देश के हर व्यक्ति के लिए अपनी बात को स्पष्ट बनाना था। क्योंकि जब व्यक्ति किसी दूसरे जगह जाता है तो भाषा के सवाल को लेकर के भाषा उसके मन में हीनता का भाव पैदा करने लगती है। जब कोई गांव का आदमी, कोई गैर पढ़ा लिखा आदमी या कोई अंग्रेजी नहीं जानने वाला आदमी बड़े तबके में, श्रेष्ठ वर्ग के तबके में जाता है और वहाँ अंग्रेजी के भाषण सुनता है तो अपने आप को उसको लगता है कि हम कुछ बहुत कमजोर हैं, हमको अंग्रेजी नहीं आती। इस मुल्क में, हमारे देश में अंग्रेजी नहीं का ज्ञान नहीं होना कि हीनता की संजय में। अंग्रेजी आए किसी के लिए इसका कोई आपत्ति नहीं है, अंग्रेजी पढ़े कोई इससे जान पर किसी के लिए कोई आपत्ति नहीं, परंतु देश के कामों में अंग्रेजी का चलन ना हो, रोजगारी में अंग्रेजी का चलन ना हो, सरकारी कामकाज में अंग्रेजी की चलन ना हो, अंग्रेजी देश में महारानी के दर्जे पर ना रहे, अंग्रेजी देश में ज्ञान की केवल भाषा के ऊपर है, ये लोहिया चाहते थे, लोहिया का सोच था। तो लोहिया ने इन सवालों के बारे में और लोगों की चर्चा कम होगी। लोहिया ने लगभग हर क्षेत्र पर सोचने का काम किया और जिस पूंजीवादी सभ्यता की विफलता की चर्चा भी हमने की थी और जो इस दुनिया में उम्मीद जगाती है दुनिया को समाजवाद के रास्ते पर जाना होगा। इसलिए कि आज जो मार्क्सवादी लोग थे, मार्क्सवादी विचारों के लोग थे, आज वो लोग भी स्वीकार करने लगे हैं, अगर खुल के नहीं तो थोड़ा क्षेत्र करने लगे हैं कि नहीं जनतंत्र की साथ चल रही है। लोहिया जब समाजवाद की बात करते थे तो लोहिया के समाज में जनतंत्र नहीं था, जनतंत्र के बगैर समाजवाद नहीं हो सकता है। मार्क्सवाद कहता था कि सर्वहारा की तानाशाही, मार्क्सवादी लोगों का रास्ता था कि संसद के रास्ते से कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। माओ से तुम के लोग नारा एक जमाने में होते लिखते थे, बोलते थे कि सत्ता जो है वो बंदूक की नली से निकलती है। पर आज हम देख रहे हैं कि सत्ता की बंदूक की नली से सत्ता तो बच रही है, पर बंदूक की नली से जन आंदोलनों की हत्या हो रही है। बंदूक जन आंदोलनों की हत्या का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है और बंदूक सत्ता की रक्षा का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। तो लोहिया ने कहा कि समाजवाद के साथ में जनतंत्र अपरिहार्य जनतंत्र होना चाहिए और जिन बातों को, जिस आर्थिक आधार की बात, इस आर्थिक सभ्यता की बात लोहिया ने की, जिसने जनतंत्र की बात लोहिया ने की, जो मार्क्सवाद की कमियों को लोहिया ने उजागर किया और जिस पूंजीवाद की कमियों को लोहिया ने उजागर किया, आज वो सारी की सारी बातें दुनिया में सच्चाई के रूप में सामने आई है। अमेरिका में पूंजीवाद विफल हो रहा, रूस में मार्क्सवाद विफल हो रहा है, चीन जिस रास्ते पर आज जा रहा है वो रास्ता बाजारवाद का रास्ता है और चीन ने तो नया शब्द ही कर दिया है कि वो बाजार समाजवाद के रास्ते पर चल रहे हैं। अब बाजार समाजवाद भी कोई हो सकता है, ये अकल्पनीय बात है। इसलिए अकल्पनीय बात मैं कहता हूँ कि समाजवाद एक उस दृष्टिकोण, इस विचारधारा को लेकर चलने वाली व्यवस्था है, विचारधारा है, कल्पना है, जो कल्पना मानवता पर आधारित है। समाजवाद समता के साथ साथ मानवीय संवेदना को लेकर चलने वाली विचारधारा है और जो बाजार है, बाजार मानवीय सभ्यता या मानवीय संवेदनाओं की जगह नहीं। बाजार तो मुनाफे के लिए, बाजार तो लाभ के लिए, बाजार तो इंसान के जीवन को शोषण करके अपने मुनाफा कमाने के लिए, पूंजी बढ़ाने के लिए। तो बाजार का लक्ष्य अलग है, तो समाजवाद और बाजार का लक्ष्य तो मिल नहीं सकता है। समाजवाद बाजार समाजवाद कभी नहीं हो सकता है। समाजवाद सदैव मानवीय समाजवाद रहेगा और आखिर से अंत तक समाजवाद मानवीय रहेगा, कभी बाजार नहीं हो सकता है। पर जो चीन ने जो अपने रास्तों में परिवर्तन लाया है, उन रास्तों के ऊपर पर्दा डालने के लिए, उन रास्तों को छिपाने के लिए, उनके सिर्फ उनके आरोपों से बचने के लिए उन्होंने बाजार समाजवाद की कल्पना की, चिंता शुरू की है। दरअसल आज वो पूंजीवाद के रास्ते में बढ़ गए।
और उनकी नकल पुस्तकल हमारे मुल्क में कुछ स्थानों पर देख रहे हैं कि मार्क्सवादी मित्रों ने किस प्रकार से या वामपंथी मित्रों ने किस प्रकार से यहाँ पर सेज के सवाल को लेकर के, जमीन के कब्जे को सवाल को लेकर के, खेती की जमीन को बंजर करने के सवाल को लेकर के किस प्रकार से यहाँ जन आंदोलन का कदम किया है। उनके परिणाम भी उनके सामने है और उनके सामने है। तो लोहिया ने इन बातों की चर्चा उस जमाने में की। जो लोहिया की विचारधारा थी वो विचारधारा आज भी सबसे ज्यादा सटीक और सबसे ज्यादा उपयोगी विचारधारा है जो ही समाज में बदलाव ला सकती है। लोहिया के समाजवादी आंदोलन के विचार के साथ साथ में लोहिया ने कुछ ऐसे भी चीजों की कल्पना की थी जो कल्पना व्यक्ति के लिए निर्माण की आवश्यकता है। दरअसल मार्क्सवाद का और समाजवाद का एक बड़ा फर्क ये भी होता है। मार्क्सवाद ये मानता है कि अगर आर्थिक उपार्जन के साधनों में बदलाव हो जाए, उत्पादन के साधनों में बदलाव हो जाए, व्यवस्था बदल जाएगी और व्यवस्था बदल जाएगी तो व्यक्ति बदल जाएगा। इसी आधार पर मार्क्सवाद ने कल्पना की थी कि जब कहीं पर कोई साम्यवादी परिवर्तन होगा तो आरंभिक दौर में वहां पर प्रतिक्रांतिकारियों को पैदा न हो पाए, वो खत्म करने के लिए, रिएक्शनरी फोर्स को खत्म करने के लिए वहां सरबराह की तानाशाही होगी। मार्क्स का कल्पना थे, मार्क्स का सोच था कि धीरे धीरे स्टेट बाजार हो जाएगी, राज्य खत्म हो जाएगा और राज्य खत्म होकर इंसान आजाद बन जाएगा। परंतु जो मार्क्स की कल्पना थी वो कहीं सफल नहीं हो पाई, क्योंकि एक बार जब कोई भी तानाशाही किसी रूप में आएगी, वो तानाशाही व्यक्ति के रूप में, हिटलर के रूप में हो, वो तानाशाही पार्टी के रूप में मार्क्सवादी पार्टी की हो, वो तानाशाही सरबराह के नाम की तानाशाही हो, पर एक बार जो भी तानाशाही आएगी वो तानाशाही फिर अपने आप को स्थायी करने का प्रयास करेगी, वो जनता को नहीं जा सकती। और इसीलिए 1917 में रूस के परिवर्तन के बाद भी करीब 70 साल के बाद रूस विखर तो गया, तो सरबराह की तानाशाही की हालत तो बदल नहीं पाए। तो लोहिया चाहते थे कि कोई भी तानाशाही नहीं होना चाहिए, कोई सरबराह की तानाशाही नहीं होना चाहिए, ये मानवीय स्वभाव की विपरीत स्थिति है, विपरीत कर रहा है। और इससे लोहिया की जो सोच थी वो सोची ज्यादा सटीक पाया जाती। तो जिस बातों की बात कह रहा था कि लोहिया ने अपने दर्शन के साथ साथ, अपने समाजवादी सोच के साथ साथ उन बातों की चर्चा की। इंसान को बदलने की प्रक्रिया, लोहिया कहते थे कि कांचन मुक्ति भी जरूरी है और कांचन के मोह से मुक्ति। मार्क्सवाद तो केवल उत्पादन के साधनों को बदल के व्यवस्था बदलने की बात करता है, व्यक्ति के परिवर्तन की बात को मार्क्स स्वीकार नहीं करता। उनका कहना है कि व्यवस्था बदल जाएगी तो फिर इंसान बदल जाएगा। पर ये सिद्ध हो चुका है दुनिया में आज कि व्यवस्था के बदलने मात्र से इंसान नहीं बदलता है, इंसान का बदलाव किया है। इस बात को गांधी ने कहा कि व्यक्ति को बदलने का प्रयास करना चाहिए। इस बात को बाद में 74 के जमाने में जयप्रकाश जी ने कहा संपूर्ण काल के दौर में कि संपूर्ण काल के मतलब इंसान के मानस को बदलना है। वो बात लोहिया ने उस जमाने में कही और लोहिया ने कहा कि स्वर्ण की से के मोह से मुक्ति, कंचन के मोह से भी मुक्ति होना चाहिए और कंचन से मुक्ति होना चाहिए। यानी संपत्ति के ऊपर तो नियंत्रण हो, गैर बराबरी के ऊपर नियंत्रण हो, गैर बराबरी के लिए रोकने के लिए सरकार कार्य कानून बनाए, कंचन से मुक्ति इंसान को देने के काम करे। परंतु जो मोह है उस मोह से भी मुक्ति की बात होना चाहिए। अगर मोह से मुक्ति की प्रक्रिया एक वैयक्तिक इंसान की परिवर्तन प्रक्रिया नहीं चलेगी तो फिर भी सफलता हासिल नहीं सकते। हम लोग कभी कभी पढ़ते हैं समाचार पत्रों के साथ, चीन में कितने लोग करोड़पति बन गए, चीन में कहाँ कितना भ्रष्टाचार हो गया। कभी कभी समाचार कहा जाता है कि रूस में किस प्रकार का भ्रष्टाचार पकड़ा गया या रूस के कुछ लोगों का कहाँ का पैसा जमा है। तो अगर व्यवस्था का परिवर्तन केवल मशीन के बदलने से हो जाता, अगर केवल आर्थिक साधनों के परिवर्तन से व्यवस्था बदल जाती, इंसान बदल जाता, तो फिर ये घटना नहीं घटती। इसलिए दोनों विद्या को साथ चलाना पड़ेगा। ये समाजवाद, भारतीय समाजवाद की कल्पना की जो लोहिया रखी कि संपत्ति को सीमित करना है, मुनाफे को सीमित करना है, इसके साथ साथ इंसान को बदलते रहने की जो मानवीय प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को चलाना है। और इसलिए लोहिया ने कई प्रकार के कार्यक्रम दिए थे। लोहिया की जो सत्य क्रांति है वो सत्य क्रांति मूल विद्या है, पर लोहिया ने कई प्रकार कार्यक्रम दिए थे। आज यहाँ हम जाते हैं, रेलगाड़ी में जाते हैं तो बाजार की महंगाई की बड़ी चर्चा होती है और महंगाई की चर्चा अनेक कारणों से भी होती है, क्योंकि जो सरकार में जाता है वो महंगाई के बारे में सफाई देना शुरू करता है कि महंगाई तो वैश्विक क्रिया हो गई है, ये तो यूनिवर्सल फैक्टर है। हो रहा है ये जमाने में आपकी कमेंट होती जाती है जो सरकार बोले लगा है, अरे भाई महंगाई का कुछ बात नहीं है, यूनिवर्सल फैक्टर है। और महंगाई के खत्म करने के नाम पर या महंगाई को कुछ कम करने के नाम पर, उसकी पीड़ा को कम करने के नाम पर आज बड़े बड़े वेतनों की वृद्धि का एक सिलसिला चला रहा है। छठा वेतन आया हुआ है, कुछ पैसा बन गया,
निजी कंपनियों भारी बड़ी तनख्वाहें दी जा रही है। और ये जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं, तनख्वाहों को देने के दो उद्देश्य है। एक उद्देश्य इंसान को उपभोक्ता वर्ग का एक हिस्सा बनाना है, क्योंकि जब ज्यादा पैसा आपके पास बनाएगा तो अंततः पैसा तो बाजार में जाना है। और दूसरा, बाजार के रूप में बाजार उपलब्ध कराना है। जब तनख्वाहें ज्यादा होंगी तो बाजार के भी बाजार मिलेगा। परंतु लोहिया ने जब कहा महंगाई की चर्चा की तो लोहिया कहते दाम उनका एक सिद्धांत था, और एक सिद्धांत जिसके सामने कहेगा काम किया था कि लागत खर्च में और बाजार के मूल्य में 1 और 1.5 से ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। अगर एक बार इस सिद्धांत को समाज स्वीकार कर ले, देश स्वीकार कर ले कि दाम बांधे जाएंगे, तो फिर बाजार में महंगाई को फर्क नहीं कर सकता है। अगर कारखाने का सामान रुपए का बनता है तो बाजार में 1.5 से कर देना चाहिए, 1.5 रुपए कर देना चाहिए। पर आज तो हालत है कि बाजार का मुनाफा कितना ज्यादा है, कितना अंधा मुनाफा है, इसकी कल्पना कठिन। आज जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई का सबसे बड़ा कारण बाजार की लूट है। और बाजार की लूट पर कोई सरकार नियंत्रण नहीं कर सकती है, क्योंकि जब तक राजनीति भ्रष्टाचार के पैसे संचालित हो रही है तब तक बाजार की लूट को संभव नहीं है। बाजार की लूट का रिश्ता और राजनीति का रिश्ता, सत्ता का रिश्ता, ये बिल्कुल सामने आता है। लोहिया ने अपने साथ में कहा कि खर्च पर सीमा। आज हम लोग क्या किस प्रकार की फिजूल खर्ची होती है, किस प्रकार की विलासता चीजें होती है। आप झारखंड के मित्र उदाहरण पर आए हैं, हमारे सरसान जी तो उन्नयन पार्टी का जो काम करते हो झारखंड के इलाके में काम कर रहे हैं, और झारखंड की गरीबी के बारे में कुछ किसी बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ सार्वजनिक तथ्य जो स्वीकार है सबको पता है झारखंड गरीब है। पर क्या झारखंड का नेता गरीब है? बिहार गरीब है पर क्या बिहार का नेता गरीब है? झारखंड का एक मंत्री अपने शादी में 1.5 लाख लोग निमंत्रित करता है। जिस प्रदेश में भुखमरी से लोग मर रहे हो, जंगल में लोग मर रहे हो, उस प्रदेश का एक मंत्री अपने साथी में 1.5 लाख लोगों का अकाउंट करता है। कि झारखंड की स्थिति है। झारखंड में एक नए प्रकार का सत्याग्रह का प्रयोग हुआ कि वहां के मुख्यमंत्री ने एक बड़ी कार खरीदी, 28 लाख रुपए 22 लाख रुपए कार थी। तो वहां के 18 मंत्री हो रहे जाके राष्ट्रपति रांची में गाड़ी खरीद कर दी और बोले वैसी कार जब तक हमको नहीं मिलेगी हम कार में नहीं बैठेंगे। ये कोई गरीब प्रदेश की स्थिति है। लोहिया बोलते खर्च पर सीमा बांधो। और लोहिया ने जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के दफ्तर में खर्च कर किया था, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 25,000 रुपया रोज अपने खप्पे के दफ्तर में खर्च करता है, तो लोहिया इस देश में समता की बात करना चाह रहे थे। लोहिया फिजूल खर्ची पर रोक लगाने की बात को कह रहे थे। लोहिया ने हिंदुस्तान की संसद को नया आयाम दिया था दोस्तों। लोहिया के जमाने में लोहिया जब संसद में पहुंचे तो हिंदुस्तान की संसद आम आदमी संसद हुई। लोहिया जब पहली बार चुन के पहुंचे तो दुनिया के अखबार वालों को जो आशंका थी, वो आशंका को उन्हें सही सिद्ध कर दिया। दुनिया के समाचार पत्रों उस जमाने में छापा, ये बुल एंटर्ड इनटू इंडियन पार्लियामेंट। ये दुनिया के समाचार पत्रों में बड़े कष्ट के साथ छापा था। पूंजीवादी जगत के समाचार पत्रों में, अमेरिका में बैठे हुए छपा था कि हिंदुस्तान की संसद में स्थान प्रवेश कर गया है, जिस स्थान को नियंत्रित करने के लिए संभव नहीं है, क्योंकि सत्ता के पास में इंसान को खरीदने के बहुत ज्यादा जरिए होते हैं। हिंदुस्तान का उनके पहले का जो प्रतिपक्ष था, दुनिया के पहले का जो प्रतिपक्ष था, वो प्रतिपक्ष जिंदा प्रतिपक्ष नहीं था, संसदीय प्रतिपक्ष जिंदा प्रतिपक्ष नहीं था। आज जो प्रतिपक्ष है वो तो मरा भी नहीं, आज तो ना जिंदा है न मरा है। इस प्रतिपक्ष को क्या कहा जाए, थोड़ा सा वो कहना अच्छा नहीं लगेगा, तो कह दे तो कोई गलत भी नहीं हो जाएगा। तथ्य तो वही है क्या हिंदुस्तान की संसद का प्रतिपक्ष ना हिजड़ा प्रतिपक्ष, इसका कुछ भी तो जिंदा है ना मुर्दा है ना कुछ भी नहीं। लोहिया ने संसद में जाके हिंदुस्तान की संसद के प्रति आम आदमी का विश्वास कर रखा। आज हिंदुस्तान की संसद की स्थिति यह है कि अगर कोई व्यक्ति टीवी पर संसद का समाचार आता है तो कहता बंद करो, ये कभी हल्ला करना शुरू हो जाएगा। अगर स्कूल में लड़के पढ़ते नहीं हो हल्ला करने लगते हैं तो मास्टर साहब बोलते हैं क्या बचा रखा है, कोई संसद है क्या? ये आज हिंदुस्तान की संसद की स्थिति है। आज हिंदुस्तान की संसद आम लोगों के मन में विश्वास को पैदा करने वाली नहीं बची है, आम लोगों की प्रतिक्रिया नहीं बची है। तब लोहिया ने जब हिंदुस्तान की संसद में जाके ये बहस छिड़ी किस मुल्क का गरीब आदमी रोज पर जिंदा है, उस बहस को छोड़ने का मतलब था हिंदुस्तान के गरीब की संसद में क्या चर्चा होनी चाहिए, हिंदुस्तान की संसद का क्या स्वरूप होना चाहिए। लोहिया ने सबसे पहले हिंदुस्तान की संसद का जनतंत्रीकरण किया था। गरीबी की ओर उसका मुख्य उदाहरण को लेने का फैसला था और संसद को लोगों में शोषी बनाया। मुझे याद है कि जिस जमाने में लोहिया संसद में बहस करते थे तो पान वाला भी अखबार को खरीद के लोहिया को पढ़ता था। और आश्चर्य की बात होते हुई कि जिस दिन लोहिया की जब मौत हुई थी, लोहिया जब मौत के नजदीक थे, तो रीवा शहर की पान वाली महिला वो कई दिनों तक 12-13 दिन तक यहाँ पड़ी रही।
दिल्ली में उस जमाने का विक्टोरिया अस्पताल, आजकल इसका नाम लोहिया अस्पताल है, सरकारी सामने पड़ रही, इसलिए कि लोहिया उसके मन में उन गरीबों के बदलाव की प्रतीक बने थे। और लोहिया कहते थे कि मेरे पास कुछ नहीं। हिंदुस्तान के एक बात ऐसे राजनेता थे गांधी के बाद, जिनका कोई बैंक बैलेंस नहीं था, जिनका कोई मकान नहीं था, जिनका कोई पता नहीं था, जिनको कोई संपत्ति नहीं थी, जो जैसे आए वैसे चले गए, वो लोहिया थे। और वो कहते थे कि मेरे पास कुछ नहीं है, अगर पूंजी के नाम पर मेरी कोई पूंजी है तो वो केवल ये पूंजी है कि देश का गरीब आदमी मानता है कि मैं उनका आदमी, मैं उनका प्रवक्ता। ये थी पूंजी, राजनेता की पूंजी थी कि गरीब आदमी माने कि उसका प्रवक्ता है। आज राजनेताओं की पूंजी है कि कोई अंबानी का प्रवक्ता है, तो कोई लोकेश का प्रवक्ता है, तो कोई अनिल का प्रवक्ता है, कोई मोहनलाल का प्रवक्ता है। आज ये राजनेताओं की पूंजी है, ये दो बदला है। आज राजनीति हिंदुस्तान के समाज की बीमारी से बहुत ज्यादा ग्रस्त हुई है, और वो है पाखंडवाद। हमारे राजनीति में बहुत ज्यादा पाखंडवाद आया है। लोहिया बोलते थे कथनी और करने की एकता होना चाहिए। जो हम लोग बोलते हैं सिद्धांत के तौर पर जो बोलते हैं उसी के लिए करना चाहिए, उसी पर अमल करना चाहिए, परंतु आज लोग सिद्धांत की चर्चा तो करते हैं। लोहिया अस्पताल में मरे, विक्टोरिया अस्पताल में, इसलिए कि एक सामान्य अस्पताल में एक फास्टिक की बीमारी, जो आज के जमाने की छोटी सी बीमारी, से लोहिया की मौत हो गई। लोहिया को बड़े बड़े प्रस्ताव दिए गए थे सरकार के द्वारा, अनेक लोगों के द्वारा कि आप विदेश में इलाज कराने आए, पर लोहिया ने कहा नहीं, वहां नहीं जाएंगे, हम यही इलाज करेंगे। हिंदुस्तान का आम आदमी जो इलाज मिलता है वो इलाज हमारे लिए चाहिए। उसमें लोहिया की मौत हो गई। आज समाजवादी पार्टी या समाजवाद के नाम की चर्चा करने वाले इससे कुछ मित्र लोग हैं, जो लोग इलाज कराने के लिए सिंगापुर जाते हैं कि नहीं हमारी जान बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान के कम से कम 20% ऐसे सांसद लोग हैं, और पूर्व सांसदों में तो 30-40% ऐसे सांसद लोग हैं कि जो अपने हृदय का ऑपरेशन अमेरिका से करा के आए हैं, वाशिंगटन से करा के आए हैं, जहां जो वहां से करा के आए हैं, जिनका हृदय भी विदेशी हो चुका है। तो आज ऐसे लोग हैं, परंतु लोहिया ने कहा कि नहीं, जो कथनी और करीब एकता होना चाहिए। अगर गरीब की चर्चा करते हो तो गरीब के समान रहना शुरू करो। आज समाजवाद की परिभाषा को लोग अपने कर्म से विकृत कर रहे हैं। आज समाजवाद की परिभाषा को लोग कर्म से विकृत करने का प्रयास करते हैं। लोहिया ने कहा संपन्नता पर संपन्नता के पहले समता है, समता और संपन्नता साथ होना चाहिए। ब्रेड एंड बटर तो हो पर सबके लिए। आज कुछ लोग संपन्नता तो चाहते हैं पर समता नहीं चाहते हैं। संपन्नता अकेले का मतलब समाजवाद नहीं हो सकता है, अकेले संपन्नता पूंजीवाद है। जब संपन्नता के साथ समता का बंटवारा होगा, समतापूर्ण बंटवारा होगा, तब समाजवाद आएगा, तब समाज बन सकता है। और लोहिया ने इन बातों की चर्चा बड़ी तफसील के साथ की थी। लोहिया ने आज की जो सभ्यता है, जिस सभ्यता के बारे में गांधी ने कहा था पेशाची सभ्यता है, उस सभ्यता के खतरों से भी दुनिया को आगाह करने का प्रयास किया था। लोहिया नए नए प्रकार के सपने देश के दुनिया के सामने रखते थे। जब लोहिया अमेरिका अपने मित्र के निमंत्रण में गए थे, दौरे पर गए थे, तो लोहिया जिस घर में ठहरे थे, मित्र का ठहरे थे, उनसे उनका रात में झगड़ा हो गया। वो झगड़ा इस बात को लेकर हुआ कि वो मित्र अमेरिका की संपन्नता की तारीफ करके जो कितना विकास किया है, कितनी तरक्की की अमेरिका ने, बड़े बड़े मकान बना है, वो जिसके ऊपर हमला हुआ था 7 महीने उस मकान को दिखाया कि कितना बड़ा मकान बना है। रात को 11 बजे लोहिया अचानक उठ के बोले कि मुझे एक सपना आ रहा है, और मुझे सपना दिख रहा है कि ये जो तुम्हारे मकान है, मकान गिर रहे हैं और यहाँ आबादी मर रही है, इंसान मर रहा है। तो उन्होंने झगड़ा सुनते थे, क्या बोलते हैं आप अमेरिका की संपन्नता से ईर्ष्या करते हैं? तो लोहिया ने कहा नहीं, हम संपन्नता से ईर्ष्या नहीं करते हैं, और आपकी संपन्नता जिन पायदानों पर खड़ी है, वो पायदान आपकी संपन्नता को, आपकी व्यवस्था को भी नष्ट करने वाले, इसको खत्म करने वाले। और इसलिए लोहिया ने उसके बारे में उस सभा को लोगों को आगाह किया। लोहिया ने बात की चर्चा की। क्या कोई समय का सवाल तो नहीं है? जी, मैं अध्यक्ष को लिखते थे 2 बजे हम चाहेंगे भोजन के लिए रुझान, और 2 बजे तो अभी बहुत समय है। ठीक है, आप बोलते रहिए। तो आप हमको बुलाया थे? नहीं, आप भोजन के लिए कमी नहीं है, आप नहीं, इसमें तो कमी बोलते रहिए। अभी 2 वक्ता भी बोल रहे हैं, अच्छी भाषा बोल रहे हैं, 15 मिनट बाद आप देखना है। ये मेरा सुझाव है, पर ये संभव नहीं तो आप जारी रखें, आपको इसलिए मैंने आपके हाथ में देकर आया। अरे तो हमको दोस्तों क्या बात है, कोई चिंता की बात नहीं। अपन तो लोहियावादी है। जितना आप पर्ची में लिखते थे वो तो हम थोड़ी बोल रहे हैं। तो जिस बात की चर्चा मैं आपसे कर रहा था वो अमेरिका के बारे में, कि लोहिया ने उस सभ्यता के पतन के जो कारण थे, उन पतन के कारणों को भी इसी तरह बताया।
पर्यावरण के सवाल को लेकर राजकुमार जी ने यहाँ पर बात की है किसान ने कि लोहिया ने पर्यावरण के सवाल को चिंता की है। अब एक बात मैं जरूर कहूँगा, मैं लोहिया को मानने वाला हूँ और लोहिया की विचारों पर, उनकी बातों पर बहुत बड़े पैमाने पर अमल करने का प्रयास करता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कि कहीं चूक हो रही हो सकती है, इंसान से चूक होती है, परंतु प्रयास करता हूँ कि वही जिंदगी जीऊँ जो जिंदगी लोहिया ने हम लोग की आदत बताई थी, क्योंकि मैं मानता हूँ कि कठिन कहीं व्यक्ता हूँ। पर एक बात जरूर मैं कहता हूँ कि दुनिया में विचार कोई नहीं, विचार को निरंतर बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए। कुछ परिस्थितियां थी, बुनियादी नीतियों के तौर पर लोहिया की जो शब्द क्रांति है उसमें सबको समावेश होता है। लोहिया ने कहा कि आर्थिक परिवर्तन, आर्थिक बदलाव, आर्थिक समता है, तो उस आर्थिक समता में आज की समता की तमाम स्वीकृति पहुंच रही है। लोहिया ने जब कहा कि सामाजिक समता तो उसमें तमाम स्वीकृति हो सकती है, उसमें चर्चा है, नजरिए की चर्चा है। लोहिया ने हथियारों को नष्ट करने की बात की, तो उसमें हम हथियारों को नष्ट करने के सवाल से लेकर हम लोग हिंसा के साथ साथ या मानवीय सहायता के साथ साथ या दुनिया के विकास के साथ साथ उसको प्रगति सवाल से, पर फिर भी कई दौर समाज से ऐसे होते हैं कि जिन दौरों में कई प्रश्न अलग ढंग से महत्वपूर्ण बन जाए। आज की जो दौर है, इस दौर में लोहिया की वो बुनियादी बात के साथ साथ में कुछ और भी प्रश्न सामने आए हैं जो प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण ढंग से उस समय नहीं थे जो आज सामने आए हैं, और उसे उनको भी कार्यक्रम के तौर पर उस जमाने में इसको नहीं, जैसे जब लोहिया जिंदा थे तो डॉक्टर लोहिया ने हम लोगों से कहा कि जमीन का आंदोलन छा, और हम लोग ने इलाहाबाद के इलाके में जमीन के पट्टी का आंदोलन चलाया। हजारों लोगों के लिए, किसानों को, आदिवासियों को ले जाकर जमीन पर कब्जा कराया, उनको पट्टी बांधी। आज आप जंगल की रक्षा करते हैं और उस जंगल की रक्षा के शब्द का इस्तेमाल सरकार कैसे कर रही है। सरकार को आदिवासी के लिए जमीन देने पक्ष में पहले थी ना, सरकार को जंगल की जमीनों के लिए, वहां के खनिज को निकालने के लिए उद्योगपति समझना चाहती है, परंतु आदिवासी को नहीं देना चाहती। सरकार जमीन का बंटवारा नहीं चाहती। पर उस जमाने में जंगल का पत्थर शायद इसलिए उस जमाने में उतना जंगल नहीं कट पाया था, उतना महत्वपूर्ण रूप नहीं आया था, आया है। तो इन सवालों को आज एक नए महत्व के साथ हमको उस पर रखना पड़ेगा। जो वैश्विक संस्थाएं दुनिया की हैं, उन वैश्विक संस्थाओं के जनतंत्रीकरण की बात को आज हमको एक और पीछा छोड़ना। निस्संदेह लोहिया ने कहा था कि हम विश्व जागरण की कल्पना करते हैं। लोहिया बोलते थे कि अगर राष्ट्रवादी हूँ, क्योंकि अपने राष्ट्रीय सीमाएं सुरक्षित नहीं में चाहता हूँ, तो मैं राष्ट्रपति नहीं, तो राष्ट्रीय सीमाओं के सवाल को लेकर काफी तथ्य से बात हो रखा है। जब हिंदुस्तान और चीन के बीच में समझौता हो रहा था और हिंदुस्तान की सरकार और चीन के प्रधानमंत्री चावलाई का नारा लग रहा था कि हिंदी चीनी भाई भाई, तो लोहिया थोड़े से लोगों को साथ में ले जाकर वहां विरोध कर रहे थे कि ये चीन हिंदुस्तान पर हमला करने वाला है, ये हमला करेगा, आप सावधान हो जाइए। और जो बात लोहिया ने कही थी वो बात थोड़ी सही साबित हुई कि चीन ने हमला किया। अब वो सारे सवालों की चर्चा जब आप हिमालय के सबसे में करेंगे तो उस वक्त उसकी चर्चा करेंगे, उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। पर कहने का तात्पर्य है कि लोहिया ने उन बातों को रखा है, उन बातों को उठाया है, पर उन बातों को उठाने के समय कुछ सवाल ऐसे थे जिन सवालों का जोर उतना ज्यादा उन चीजों तक नहीं होता था, क्या वो उतने महत्वपूर्ण के साथ नहीं आए। आज वो हम लोग के सामने और भी कुछ सवाल है जो बहुत महत्वपूर्ण ढंग से सामने आए। जिस जमाने में लोहिया का जीवन काल था, उस जमाने में जो पूंजीवाद का स्वरूप था, उस रूप में आज